हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा जी, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है कि जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जनन से संबंधित बातें होंगी, चाहे वो प्लांट की बात हो, चाहे वो एनिमल की बात हो, दोनों की चर्चा शानदार तरीके से करेंगे। मैं मनीष शुक्ला, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप लगाएंगे अगर मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी तो। बहुत अच्छा, शानदार लगे रहिए, जबरदस्त तरीके से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आज बच्चा स्टार्ट करते हैं। क्या कहानी है इसमें? तो सबसे पहले साहब कहानी है कि जनन यानी रिप्रोडक्शन की कहानी को अपन समझेंगे कायदे के साथ। रिप्रोडक्शन क्या है, कितने प्रकार से होता है, कौन सा जीव कौन सा तरीका अपनाता है रिप्रोडक्शन के लिए, इन बातों पे भी चर्चा होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सब राजी खुशी है? सब राजी खुशी है? चल बच्चा, आगे बढ़ेंगे। क्या कहानी है इसकी? कहानी कहता है कि सबसे पहले जनन के बारे में जान लीजिए कि जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इसकी कहानी को सबसे पहले अपन समझेंगे। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया भैया? एक जैविक प्रक्रिया है। यानी जनन की क्रिया कहाँ होती है? तो किसी जीवधारी के अंदर होती है। ओके साहब, जिसके द्वारा कोई सजीव अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है या जन्म देता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी नई ऑफस्प्रिंग को जन्म देने की क्रिया या प्रक्रिया जनन कहलाती है। बोलो राजी खुशी, पक्की बात है? ओके, बहुत ही शानदार, बहुत जानदार, बहुत तगड़े से एक टॉपिक होने वाला है। लेकिन इस टॉपिक को बेहतरीन ढंग से अपन समझेंगे। लास्ट में आपको इसके कीवर्ड बताऊंगा कि क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहना होगा, क्योंकि लास्ट में जो बात बताऊंगा वो जितना क्लास हुआ है उनसे रिलेटेड ही बताऊंगा। पक्की बात है? अगर सेशन अच्छा लगे तुरंत शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स में, चाहे वो टेलीग्राम पे जुड़े हों आपसे, व्हाट्सएप पे जुड़े हों आपसे, किसी ग्रुप का जुड़ा हुआ हो आपसे, उन सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी एनर्जी है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यह जनन की क्रिया अगर कोई पूछे क्यों होती है, वाई दिस कोलावेरिडी, क्यों होती है जनन की क्रिया, तो आप कहेंगे सर प्रत्येक जीव जाति इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है। प्रत्येक जीव जाति इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सी क्रिया करती है? जनन की क्रिया करती है। तो क्या लिखा है? यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पक्की बात? अब चलिए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, जिसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक गुण होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है और ये डीएनए किससे बना है, ये किसका हिस्सा है? तो ये गुणसूत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गुणसूत्र का हिस्सा है। और इस गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं? कोड पाए जाते हैं। गुणों के लिए कोड पाया जाता है। जैसे मैंने मैसेज लिखा, बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, आपने सुना होगा पिक्चर वगैरह में, फिल्म में क्या होता है कि जैसे बम उम कहीं फोड़ना होता है ना, आतंकवादियों को, हमने देखा है फिल्म में, आपने भी देखा होगा। तो फिल्म में वो क्या कहता है? बहुत तगड़ी सी बात बोलता है। क्या बोलता है फिल्म में? सीधा एक ही बात बोलता है, बम अगर रेडी हो गया तो बोलेगा दुल्हन तैयार है। ध्यान से सुनिएगा, दुल्हन तैयार है, यानी बम रेडी हो गया। अब दूसरी बात क्या बोलेगा? जब जहां बम फोड़ना होगा तो बोलेगा
कि दुल्हन दूल्हा से मिल चुकी है, दुल्हन दूल्हा से मिल चुकी है, और जब फूट जाएगा तो कहेगा कि विवाह हो गया, विवाह संपन्न हुआ। ये लॉजिक है। ऐसा ही मतलब अब उसमें तुम नहीं समझेगा, तुम क्या समझेगा कि दुल्हन तैयार है, मतलब हो सकता है ब्याह शादी का बात चल रहा होगा, लेकिन वो बात किसका कर रहा है, बम का बात कर रहा है। बोलेगा दूल्हा से मिल गई, मतलब जहां फोड़ना है बम को ओजा बम पहुंच गया, पक्की बात है। आ तीसरी बात, जब फोड़ देगा तो क्या बोलेगा कि विवाह संपन्न हुआ, बम फूट गया। तो इसके पीछे एक कोड है ना, तुम नहीं समझेगा, हम नहीं समझेंगे, लेकिन जो दो लोग बात कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। तो उसी प्रकार से कुछ कोड, कुछ गुण, कुछ कैरेक्टर, कुछ लक्षण पाए जाते हैं गुणसूत्र के अंदर, जो कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। बोलो राजी खुशी, पक्की बात है, मजी आ रही है क्या? ओके, तो जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। आगे की कहानी क्या है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा। विभिन्नता का महत्व क्या है, विभिन्नता जरा ध्यान से सुनना। एक थियरी है, एक कॉन्सेप्ट है, लाइक बेगेट्स लाइक, यानी कि तुमने वो गाने के रूप में सुना होगा इस थियरी को, कि इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। वही बात है, एगो मुहावरा कहा जाता है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। बुझ रहे हैं, इसका मतलब क्या कि जो बोएगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जिसकी औलाद रहेगी उसी के जैसी होगी। लेकिन थियरी क्या कहती है बायोलॉजी के, वो कहता है कि एकदम जीरोक्स कॉपी नहीं होगी। जीरोक्स कॉपी बुझता है, फोटो कॉपी। फिल्म में तुम देखा है, दिनेश लाल यादव निरहुआ का लड़का निरहुआ पैदा हो जाता है, अमिताभ बच्चन का लड़का अमिताभ बच्चन पैदा हो जाता है, अभिषेक बच्चन पैदा हो जाता है। बाकी इट इज इम्पॉसिबल, यह कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोलते हैं? विभिन्नता। विभिन्नता के आधार पर जन्म दो प्रकार का होता है। पौधों में जो विभिन्नता होती है, या विभिन्नता का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसके लिए आएगा? लैंगिक जनन के लिए। किसके लिए आएगा? लैंगिक जनन के लिए। यानी अगर लैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो विभिन्नता होगी, अगर अलैंगिक जनन है तो विभिन्नता हो या ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। पक्की बात है? पक्की बात है क्या? पक्की बात? ओके, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है ध्यान से, लंबे समय तक प्रजाति यानी कि स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। यानी चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, अपने आप को मौसम के हिसाब से, वातावरणीय दशाओं के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। ठंडी धीरे धीरे आ रहा है, अब कुछ लोग पंखा चलाते हैं ना तो कंबल ओढ़ लेते हैं। काहे से कि अपने आप को बदलना है, और ना ही बदलेंगे तो निपट जाएंगे। बुझ रहे हैं? इसलिए वातावरण में होने वाले बदलाव के अनुसार खुद के अंदर बदलाव करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। वही कह रहा है कि लंबे समय तक प्रजाति को बनाए रखने के लिए उसके अनुसार क्या होना, तो होते रहना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए। और यही बनता है क्या? जैव विकास का आधार। तभी तो धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जहां से परिवर्तन शुरू हुआ और जहां आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। पक्की बात है? पक्की बात है। जैसे आपने सुना था कि कुछ बंदर ऐसे थे जो पेड़ से नीचे उतरे और जमीन पे रहने लगे। वो बाद में उनमें परिवर्तन हुआ, जिससे गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे जीव बने। उनमें और परिवर्तन हुआ,
तो चिंपांजी जैसे जीवों से ही ह्यूमन बींग यानी हमरा तोहरा निर्माण हुआ है। ये परिवर्तन ही तो है। सुना होगा ना बात को, कहानी घर घर की है, सब सुने होंगे, है ना। मेंटोस के बारे में तो जानता ही होगा, है ना। ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। अब देखिए जनन कितने प्रकार का होता है। एक जनन कहलाता है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक कहलाता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को चाइना वाले किस नाम से जानते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर आप चाइनीज भी जानते हैं क्या? मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन बोल दूंगा तो तुम समझ नहीं पाएगा, है ना। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक बात बता दूं, यहां पर सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। सिंगल पेरेंट मतलब जैसे मान लो लैंगिक जनन अगर करना है तो तुम जानता है, सब जानते हैं कि एक नर होता है, एक मादा होती है, दोनों में क्रॉस होता है तो उसकी ऑफस्प्रिंग, उसकी संतान, उसकी संतति तैयार होती है। सब जानते हैं, राजी खुशी का खेल है। लेकिन यहां पर ऐसा नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप उसको नर मान लीजिए, उसको मादा मान लीजिए, केवल एक जीव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वहां पे ऐसा दो लिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। पक्की बात है? ओके, तो ये रहा जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहानी आती है अलैंगिक जनन की। यहां एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। कैसा जीव? एकल जीव, सिंगल जीव रहेगा और वो नए जीव को उत्पन्न करेगा। यहां पर युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक मतलब गैमीट फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। अगर अपन बात करें ह्यूमन बींग्स की, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो तरह के गैमीट बनते हैं, दोनों अलग अलग शरीर में बनते हैं। नर के शरीर में जो गैमीट बनता है, जो युग्मक कोशा बनती है, उसे शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा के अंदर गैमीट बनता है उसको अंडाणु कहते हैं। इस प्रकार के शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता लैंगिक जनन में। ये कहां बनेंगे? सॉरी, नहीं होता अलैंगिक जनन में। कहां बनेंगे ये? तो ये लैंगिक जनन में इनका निर्माण होता है। आगे, नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। मैंने अभी बताया कि विभिन्नता होती है कब? जब लैंगिक जनन होगा तब। विभिन्नता नहीं होगी कब? जब अलैंगिक जनन होगा तब। यानी कि जो जीव जैसा है अपने जैसे ही जीव को बिल्कुल डिट्टो कॉपी जन्म देता है, जिरोक्स कॉपी बोल सकता है। बुझ गया बात को? बुझ गया बात को? बहुत बढ़िया। आगे लिखा है सतत गुणन के लिए यह एक बहुत उपयोगी मेथड है। सतत गुणन जानता है? जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूं। एगो मान लो हिमांशु है, इसमें हिमांशु के पास एगो गुलाब का पौधा है, अब बड़ा फूल खिलता है, रोज एक एगो तूर के ले आता है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो इससे मैंने कहा हिमांशु से कि ऐसा है बाबू, तुम्हारे यहाँ जो गुलाब है बहुत बढ़िया फरता है, हमको भी इसका थोड़ा मोड़ा टहनी दे दो। तो ये कहेगा ऐसा है गुरुजी, हमसे आप टहनी मत मांगिए, हम अपन पेड़वा हटाना चाहते हैं, उसको हम 20 टुकड़ा में काट दे रहे हैं, 20 टुकड़ा ले जाके गोड़ दीजिए जमीन में, 20 बहुत बढ़िया बढ़िया पौधा बन जाएगा। तो देख रहे हैं एक पौधे से 20 पौधा तैयार हो जाएगा। कितना फास्ट है। हिमांशु नहीं, गुलाब उगाने की तकनीकी पे ध्यान दो। बुझ रहा है? हाँ, तो ये सतत गुणन के लिए, लगातार मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत अच्छी विधि है। ठीक है, आगे, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न श्रेणी के जैसे प्रोटोजोआ हो गए, पोरीफेरा हो गए, जो छोटे क्रम के जीव हैं, उनमें इस तरह के जनन की प्रक्रिया कॉमन है, सामान्य है। पक्की बात है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगे रहो। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भैया, जरा ध्यान से देखिएगा।
लैंगिक जनन के लिए कहानी अब आ रही है। लैंगिक जनन के लिए सबसे पहली बात क्या है? लैंगिक जनन, दो एकल जीव, एक नर एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। कुछ नया बताया क्या? कुछ नया बताया क्या? नहीं भैया, नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं। अच्छा, एक चीज पूछा गया है कि युग्मकों का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है? युग्मकों का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है, या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां युग्मक बनते हैं? तो याद रखना इस चीज को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लपेट लो इसको, बता दे रहे हैं। क्या है भैया? तो ये अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। किससे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक नहीं बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक बनेगा। बोलो राजी खुशी। पक्की बात है? पक्की बात है। अब अगर कोई कह दे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है, तो बच्चा बस एक चीज बताऊंगा, बस क्योंकि ये टॉपिक आपके यहाँ नहीं है इसलिए एक छोटू सा कॉन्सेप्ट दूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज कि मानव शरीर में 23 जोड़ी 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक जोड़ी गुणसूत्र को मैं ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एक जोड़ा गुणसूत्र है, ऐसे बना दिया मैंने। 23 पेयर का मतलब इस प्रकार से कितने होंगे? 23 ठो होंगे। ठीक है। अब जब युग्मक बनता है तो ये जोड़े में नहीं, सब में से एक एक ठोस में जाता है ना, यानी केवल 23 को जाएगा, केवल 23 को जाएगा। तो जितना गुणसूत्र है उसका आधा हिस्सा जा रहा है विभाजन के दौरान, इसलिए इस विभाजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। पक्की बात है? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है भैया? कुछ और पॉइंट, तो आप एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं अलैंगिक वाले में। क्या ऐड कर लेंगे कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, इसलिए युग्मकों का निर्माण नहीं होता और संलयन की क्रिया भी नहीं होती। 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पक्का? चले? ओके साहब। अब देखिए यहां क्या लिखा है। लैंगिक जनन में नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है। इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा ही बनेगा, लेकिन समरूप नहीं होता। यहां पर विभिन्नता पाई जाती है, वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि ये किस प्रकार का जनन है? तो ये लैंगिक जनन की क्रिया है। ठीक है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। आने वाली जो भी स्पीसीज हैं उनमें किस लिए? तो विभिन्नताओं को उत्पन्न करने के लिए। क्यों विभिन्नता उत्पन्न होती है जरा हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, ये कोई मेल है, ठीक है, इसका कोई लक्षण है ना, और ये कोई फीमेल है, देख रहे हैं, ये कोई मेल है और ये कोई फीमेल है। तो इसके अंदर जो गैमीट बनेगा, जो युग्मक बनेगा, उसमें 23 होगा क्रोमोसोम, 23 गुणसूत्र, और इसमें भी जो बनेगा उसमें भी 23। तो इसका लक्षण कुछ होगा क्योंकि इसका खर खानदान कोई अलग है, इसका लक्षण कुछ है क्योंकि इसका खर खानदान अलग है। और जब इन दोनों का संलयन होगा, जब ये दोनों युग्मक संलयित होंगे तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम बनेगा, और ये जो 23 जोड़ी क्रोमोसोम बनेंगे इसमें आधा हिस्सा इसका आएगा, आधा हिस्सा इसका आएगा। जब दोनों का हिस्सा आ रहा है मतलब उसके अंदर दोनों के गुण आएंगे, और जब दोनों के गुण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभिन्नता तो होगी। पक्की बात है? जैसे ऐसे समझो, एगो हमारे पास लाल गेना है, एगो उज्जर गेना है, मैंने उसको पहले गलाया, लाल वाले को, सफेद वाले दोनों गेना को, गेना माने गेंद, दोनों को गलाया और गलाने के बाद मिक्स कर दिया, तो किस रंग की गेंद निकलेगी? पिंक कलर की निकलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें लाल वाले का भी गुण है
और सफेद वाले का भी गुण है, तो कौन सा कलर निकलेगा? पिंक कलर निकलेगा। उसी प्रकार से इसका कुछ होगा, इसका गुण कुछ होगा, दोनों का गुण मिलकर के नया गुण बना लेगा। पक्की बात है? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। विधियों की डेफिनेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है किसका? विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अगर दो कोशिकाओं में विभाजित होगी तो द्विविखंडन कहेंगे, जैसे अमीबा में यहाँ द्विविखंडन दिखाया गया है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा में द्विविखंडन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे सब लोग, ठीक है। ये एक कोशिका है अमीबा की। देखिए चार्ट आपको दिख रहा होगा कायदे से, नहीं दिख रहा है तो मैं छोटा सा एक बनाना चाहूँगा यहाँ पे। मान लीजिए ये कोई अमीबा है, इसका ये केंद्रक है। फिर जब इसमें विभाजन होने वाला रहेगा तो इसका केंद्रक इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लगेगा कि डिवाइड हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे ये ऐसा था, अब ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया, लंबाई में हो गया। अब ये दुई ठो इस प्रकार से हिस्सा बन गया, इसमें देख पा रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा तीसरे स्टेप में कि एक केंद्रक ये अलग, एक केंद्रक ये अलग, दो अलग अलग केंद्रक बन जाएंगे। और ये जो वॉल थी ये नीचे की ओर इसमें आकर के मिक्स होने लगेगी। हाँ, इस प्रकार से। अब ये देखेंगे इस प्रकार से दो नई कोशिकाएं बन रही हैं और फाइनली अगले स्टेप में दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए बना के दिखा दिया, है ना। चलिए अगला है बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है? जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी है। और मलेरिया परजीवी में किस प्रकार का विखंडन होता है? बहुविखंडन होता है। इंग्लिश वाले विखंडन को किस नाम से जानते हैं? फिजन के नाम से जानते हैं, फिजन के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन और इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। कभी कभी क्या होता है कि स्कार्सिटी की कंडीशन में, यानी जैसे मान लीजिए कि अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक जलीय जीव है। कैसा जीव है? जलीय जीव है। और कैसे जल में रहता है भैया? ये स्वच्छ जल में रहना पसंद करता है। साफ पानी में, जैसे तालाब का हो गया, झरने का हो गया, नदी का हो गया, ऐसे जल में ये रहना पसंद करता है, समंदर में नहीं पाया जाता। तो ये एक स्वच्छ जलीय जीव है। और जब इसमें विभाजन होगा इस प्रक्रिया के द्वारा तो ये नॉर्मल विभाजन हो जाता है। लेकिन मान लेते हैं कि कभी उस तालाब का, उस झरने का पानी सूख जाए तो ये मरता नहीं है, ये मरता नहीं है। ये जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा है तो ये मरेगा नहीं, अपने चारों तरफ की वॉल को, जो इसमें साइटोप्लाज्म है, इसको सिकोड़ लेता है। और सिकोड़ने के बाद इसका पूरा शरीर एकदम ऐसे कुंडलित हो जाता है, ऐंठ जाता है और अपने चारों तरफ एक मोटी आवरण का निर्माण करता है जिसे सिस्ट कहते हैं। सिस्ट या पुटिका भी कहते हैं। सिस्ट का निर्माण कर लेता है और इसमें लगातार इसका जो केंद्रक है वो लगातार कई टुकड़े में विभाजित होता रहता है, लगातार कई टुकड़े में विभाजित होता रहता है। जब कभी फिर ऐसा मौसम आए, जब कभी फिर ऐसा मौसम आए जिस समय पर बारिश हो, उस तालाब में, उस नदी में पानी आ जाए, ऐसी परिस्थिति में ये क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है और अपने बाहर की वॉल को फोड़ देता है। इसके बाहर की वॉल क्या हो जाती है? फूट जाती है और ढेर सारे अमीबा के केंद्रक यहाँ से बाहर निकलते हैं और सब के सब डेवलप करके, सब के सब विकसित करके एक नए जीव के रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? तो खंडन के बारे में बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बातों को। खंडन क्या है? खंडन का मतलब होता है टूटना। खंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना। खंडन का मतलब टूटना होता है। और अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पाया जाता है,
तो जनरली यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के बारे में खंडन की क्रिया को बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसा सुनिएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि कोई जीव है, उसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, ये कलम है, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, और जैसे इसको दो पार्ट में तोड़ा, कुछ दिन के बाद मैंने देखा दोनों कलम कंप्लीट हो गई है, फिर से दो नई कलम बन गई है ना। तो अगर ऐसी प्रोसेस है तो इसको कहेंगे खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित कर लेते हैं। स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल है। स्पाइरोगाइरा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। जैसे ये एक दो कोशिका की संरचना आपको दिख रही है, ये दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये। अब जब इसमें खंडन होगा तो ये दो पार्ट में यहां से टूट गई, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, और ये डेवलप करके फिर से एक नए टुकड़े का निर्माण कर लेगा, और ये भी डेवलप करके नए टुकड़े का निर्माण कर लेगा। बात समझिए? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? खंडन कहलाती है। थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिमाग में रखिएगा जरूर। अब बात आती है क्या? पुनरुद्भवन की प्रोसेस। क्या है पुनरुद्भवन? जरा ध्यान से देखिएगा। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। इंग्लिश वाले इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा। नाम में ये री माने दोबारा, जनरेट माने उत्पन्न होना। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरे यहां पे एक नई मुंडी का उभार हो जाए, ठीक है, और ये मुंडी को अगर मैं किसी प्रकार से काट दूं तो वो बडिंग में चला गया। लेकिन अगर मैं मुंडी को सिर्फ अपनी ये वाली मुंडी को काट के गिरा दूं और फिर मेरी एक नई मुंडी तैयार हो जाए और जो मुंडी गिरी है वो भी नया मनीष शुक्ला खड़ा कर दे, अगर ऐसी प्रोसेस है तो उसको पुनरुद्भवन कहेंगे। ध्यान से देखिएगा। इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, मेनली जो अभी बात किया मैंने खंडन, वो पौधों के लिए था, तो ये जंतुओं के लिए है। ये जंतुओं में यूज किया जाता है। तो कहा गया जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के रूप में विकसित हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं। एक जीव है प्लेनेरिया, इस प्रकार से कुछ उसकी बॉडी होती है ना, प्लेनेरिया की, और इसको कहा जाता है चाकू की धार तले अमर। चाकू की धार तले अमर मतलब अगर आप इसको काट सकते हैं 1000 टुकड़ा, तो जितना टुकड़ा काटेंगे हर टुकड़ा एक नए जीव के रूप में परिवर्तित तो हो सकता है। यह क्रिया कहलाती है पुनरुद्भवन की। बहुत अच्छा। पुनरुद्भवन एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, छिपकली की पूंछ जब कट के गिर जाती है तो अपने आप छिपकली की पूंछ डेवलप हो जाती है, लेकिन वो प्योर पुनरुद्भवन नहीं है, असल में नहीं है। असल में कब होगा कि जब छिपकली की पूंछ कटी तो छिपकली ने अपनी पूंछ बढ़ा दी, बात सही है, लेकिन वो पूंछ भी डेवलप करके अगर छिपकली में बदल जाए तो वो असल पुनरुद्भवन है। राजी खुशी है? ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे की ओर। ये प्लेनेरिया बताया है, दिखाया है प्लेनेरिया के बारे में, जरा ध्यान से देख लीजिए प्लेनेरिया साहब को, जिनको कहा गया चाकू की धार तले अमर। बहुत बढ़िया इनका स्ट्रक्चर है। ये है प्लेनेरिया, और इसको काटा गया है 3 टुकड़े में, तो तीनों नया नया प्लेनेरिया डेवलप कर गया। ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का। किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रा। हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। 3 टुकड़े में काटा गया, तीनों टुकड़ा डेवलप करके नया हाइड्रा तैयार कर लिया। ये क्या है? ये टेंटिकल्स है, हाइड्रा की टेंटिकल है जो कि शिकार पकड़ने के काम आती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की ओर। और एक इसमें आया है मुकुलन यानी कि बडिंग। जरा ध्यान से देखिएगा। बडिंग की क्रिया, बडिंग की क्रिया का मतलब क्या है? बडिंग मैंने बताया कि मान लीजिए मेरी बॉडी से एक नया आउटग्रोथ निकले, एक उभार निकले, और कुछ दिन के बाद ये उभार टूट के गिर जाए और डेवलप करके नया पौधा बना ले या नया जीव बना ले, तो इसको बडिंग कहेंगे। ये क्या लिखा है? मुकुलन यानी कि बडिंग। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं,
जो उभार उत्पन्न हुआ उस उभार को क्या कहा जाएगा, मुकुल कहा जाएगा। और ये मुकुल कुछ समय के बाद विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये देखिए इसकी बॉडी से ये आउटग्रोथ एक मुकुल बन रहा है। इसने अपने आप को ग्रो किया, इसी की बॉडी के ऊपर ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब इस बॉडी से ये टूट करके अलग हो जाएगा, और जब अलग हो जाएगा तो ये नया हाइड्रा होगा और ये एक दूसरा हाइड्रा होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हाइड्रा है, ईस्ट है। ईस्ट में ऐसे ये इसकी ईस्ट की बॉडी है, इस पे उभार ऐसे बने, कई उभार बन सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 ही बने, तो कई उभार बन सकते हैं। और ये सारे उभार मेन प्लांट बॉडी से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे और डेवलप करके नए ईस्ट का निर्माण कर सकते हैं। पक्की बात है? ओके, चलेंगे आगे की ओर। अब बीजाणु, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? बीजाणु समासंघ। देखिए ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया में पाया जाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु में नए जीव के निर्माण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बीजाणु और समासंघ, बीजाणु समासंघ विधि अपनाई जाती है। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी, ये देखिए ये बीजाणुधानी है, इसे बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, वास्तव में होता क्या है, पहले ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी को। कोई पौधा है, कोई कवक है, उसकी बीजाणुधानी फटी और इसमें से ढेर सारे बीजाणु निकलते हैं। पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ढेर सारे बीजाणु निकले, जब ये सही जगह पे चले जाएंगे, किसी कार्बोहाइड्रेट पे, किसी ब्रेड पे, ऐसी जगह पे जब चले जाएंगे, तो वहाँ पे ये बीजाणु गिरने के बाद अपनी फिलामेंट तैयार करते हैं, तंतुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ढेर सारे तंतुओं का ये निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर ये तंतु ग्रो करने के बाद एयर के कांटेक्ट में आना चाहता है इस प्रकार से। ठीक है, और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बाद ये एयर के कांटेक्ट में इस प्रकार से आता चला जाता है और ऊपर जा कर के एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाता है, एक गोलाकार संरचना बनाता है। इसी गोलाकार संरचना को बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। और इसी बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। जब सही समय आता है तो ये बीजाणुधानी फिर फटती है और फटने के बाद फिर से यहाँ से ढेर सारे बीजाणु अलग हो जाते हैं। पक्की बात है? पक्की बात है। ये देखिए ग्रो किया, ये गिरा, गिरने के बाद ग्रो किया, देख रहे हैं यहाँ से गिरा है, ये एक बीजाणु गिरा है, ग्रो करना शुरू किया और ये एयर के कांटेक्ट में आ गया, हवा के संपर्क में आया और इस प्रकार से डेवलप करके नए जीव का निर्माण करेगा। पक्की बात है? कहाँ होता है एग्जाम्पल? कवक और जीवाणु। याद रखेंगे, एक एक चीज नोट करते चलेंगे। बात बार बार बोलता हूं, नोट करते चलिएगा कॉपी में, क्योंकि अब यही एक 3 महीने का समय बच गया है आपके लिए और इन्हीं 3 महीने में सारा खेल हो जाना है बच्चा। पक्की बात है? सारा खेल इन्हीं 3 महीने में है। जितना आपको मेहनत करनी है कर लीजिए, क्योंकि दोबारा आपको 10वीं में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, दोबारा ये नंबर प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। जी जान से लग जाओ बच्चा, जी जान से लग जाओ। पूरी डीएलएस की टीम आपके लिए खड़ी है, चाहे एसएसटी के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके लिए आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हैं और ये सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मन लगा के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी इनका सपोर्ट बनाए रखिए, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का सपोर्ट बनाए रखिए, सदस्यता को बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते रहेंगे, जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है भैया आगे? आगे भी देख लिया जाए। अब आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जरा ध्यान से सुनिएगा। कायिक प्रवर्धन अभी मैंने आपको दिखाया, गुलाब का देखा। कायिक का मतलब ये होता है बॉडी, काया का मतलब क्या होता है? थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा ली, 10-10 को एक ने मारा। तो काया का मतलब क्या है? शरीर। खून से लथपथ थी काया, यानी खून से लथपथ था शरीर। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब कि बॉडी के ही किसी पार्ट से अगर नए जीव का निर्माण हो जाए, अब वो डिपेंड करता है किस पार्ट से हो रहा है।
तो इसको 3 तरीके में डिवाइड किया गया है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये वो विधियां हैं जो प्राकृतिक रूप से होती हैं। जैसे डहेलिया एक फूल है, शकरकंदी आप लोग जानते हैं, तने द्वारा किसमें? आलू, अदरक, इन सब में तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइलम को तुरंत इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में एक बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे ब्रायोफिल्म को तो इस प्रकार से आपको लीफ एक दिखाई गई है ब्रायोफिल्म की, और यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार से पौधे बने हुए हैं। एनसीईआरटी में भी होगी, आपके भारतीय भवन पब्लिकेशन में भी होगी, हर बुक में ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पौधे इसके साइड के एरिया पे डेवलप करते हैं, और कुछ समय के बाद ये पत्ती खराब हो जाती है, गिर जाती है, और ये जहाँ पे मिट्टी में अगर गिरेंगे तो हर छोटा छोटा जो ये पौधा दिख रहा है आपको, नए पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म में होता है, याद रखिएगा। अब उसके आगे आते हैं कृत्रिम विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर रोपण विधि है, कर्तन विधि है ना, लेयरिंग विधि है। लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं लेकिन आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ लेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या है लेयरिंग, जरा मैं आपको समझाऊं। इस प्रकार से एक तालाब की तरह का कुछ हिस्सा होता है, टब मान लीजिए बड़ा आप, और उस पर मच्छरदानी जैसी संरचनाएं लगा दी जाती हैं, मच्छरदानी जैसी संरचनाएं लगा दी जाती हैं, और इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इस पर मिट्टी की एक लेयर बिछाई जाती है और उसमें छोटे छोटे पौधे डाल दिए जाते हैं। मच्छरदानी ऐसे लगाई जाती है कि पानी के जस्ट वो कांटेक्ट में रहे, पानी को छू के रहे, तो जैसे ही यहाँ से रूट निकलेगी तुरंत पानी में चली जाएगी। अब यहीं पर पौधे ग्रो करना शुरू कर जाते हैं। ये प्रोसेस है लेयरिंग की। कर्तन, कलम लगाना जानते ही हैं आप लोग। रोपण, पौधे को रोपना, ये भी जानते हैं आप लोग। इसमें एक और लास्ट मेथड आता है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन का मतलब समझिए, एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है जिसमें अगर किसी जीव का कोई एक छोटा सा भी हिस्सा मिल जाए तो उस छोटे से हिस्से से पूरा का पूरे जीव का निर्माण किया जा सकता है ऊतक संवर्धन के द्वारा। अभी इस टेक्निक पे बहुत सारे काम चल रहे हैं, अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक इसका काम शुरू हो गया है, चल भी रहा है, अच्छी बात है। जैसे मान लो कि मेरी स्किन का कोई टुकड़ा किसी को मिल जाए, अब उसमें मेरे क्रोमोसोम है, अब उसको वो सही मीडियम देंगे, सही माध्यम देंगे कि उस स्किन को क्या चाहिए, कितना पोषण चाहिए, कितना ग्लूकोज चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, सब उसको बाहर से दिया जाता है और वो धीरे धीरे डेवलप करता रहता है। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, कुछ हद तक ऐसा समझिए आप, पूरा ऐसा नहीं है लेकिन कुछ हद तक आप समझ सकते हैं। पक्की बात है? ओके। लिखा है इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसी कैलस बनाती हैं, यानी जो नया गुच्छा तैयार होगा कोशिकाओं को, उसको कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, किस हार्मोन की जरूरत है सब दिया जाता है, जहां इसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। पक्की बात है? उदाहरण आर्किड, सजावटी पौधे, ये सब इनको उगाया जाता है इस प्रकार से। कायिक संवर्धन के लाभ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लैंगिक जनन सबसे अच्छी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कायिक जनन पौधों में, पुष्पी पौधों में। तो कायिक जनन, लैंगिक जनन है क्या? लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक से मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को संलयन या निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। लिखा हुआ है संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, सारा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। ठीक है, अब पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है जरा ध्यान देखिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि फूल के द्वारा लैंगिक जनन होता है। पौधों का लैंगिक जनन अंग कौन सा है? तो बताया गया फूल है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, ओके। फूल पौधे का मुख्य जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग में क्या क्या होता है? बाह्य दल होता है, पंखुड़ी होती है, स्त्री केशर होता है और पुंकेसर होता है। बाह्य दल हमेशा हरे कलर का होता है, आपने देखा होगा। गुड़हल के फूल को दिमाग में रखिए, नीचे से एक ठो हरा हरा कुछ पकड़े रहता है, वो हरा रंग किसका है?
तो बताया गया वो बाह्य दल है। लाल रंग की पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ी लाल रंग की हो गया। और स्त्री केसर आपने देखा होगा इस प्रकार से, अगर गुड़हल में तो इस प्रकार से एक लंबी सी ट्यूब रहती है और इस पे हल्के येलो कलर का आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर गुड़हल को आपने देखा होगा तो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये जो पीला वाला हिस्सा है ये पुंकेसर का है और ये जो लंबा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आपको स्त्री केसर का दिखाई पड़ रहा है। पक्की बात है? पक्की बात है। ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। तो पुष्प के ये भाग हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले पुष्प क्या होता है तो आप बताएंगे ये रूपांतरित तना है। पुष्प क्या है? एक रूपांतरित तना है। आगे बढ़ेंगे। पुष्प के प्रकार, पुष्प दो प्रकार का होता है। उभयलिंगी पुष्प यानी इसके अंदर ऐसे पुष्प जिसके अंदर नर व मादा यानी स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, उसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? सरसों, गुड़हल, मतलब ज्यादातर पुष्प उभयलिंगी हैं। एक लिंगी पुष्प में पपीता और तरबूज आप याद रखेंगे। पपीता कई बार पूछा गया है आपसे, यानी या तो इसमें मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो वो नर पुष्प होगा या तो वो मादा पुष्प होगा। पक्की बात है। अब पुष्प की संरचना बनी हुई है यहाँ पे, ये दिखाया गया एक पुष्प आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए मैं एक इसी के तर्ज पे बना दे रहा हूं पुष्प आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, दिमाग में रखिएगा। गुड़हल को बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस प्रकार से नीचे से कुछ ऐसे पकड़े रहता है, फिर इस प्रकार से उसमें 5 आप देखेंगे इस प्रकार से रहता है, बीच में से एक इस प्रकार से ट्यूब निकली रहती है इसमें, और ऊपर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं रहती हैं इसमें। ठीक है, वही चीज यहाँ पे है। जो ये साइड में संरचनाएं दिख रही हैं वो ये दिख रहा है। ठीक है, जो ये बीच वाला दिख रहा है ये बीच वाली नली है, बीच वाली नली जो लंबी वाली दिख रही है। ठीक है, साइड में क्या है? साइड में बोला गया पुंकेसर है। ये बीच वाला क्या है? ये स्त्री केसर है। अगर एक स्त्री केसर की संरचना आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना एक स्त्री केसर की होती है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है? इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। बनाना है ये डायग्राम, परीक्षा में पूछेगा, नहीं तो निपट जाएगा। ये क्या है भैया? इसको कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये जो नली दिख रही है आपको इसको कहते हैं वर्तिका। इंग्लिश वाले इसे स्टाइल कहते हैं, इसे स्टिग्मा कहते हैं और इसे ओवरी कहते हैं। पक्की बात है। अगर एक पुंकेसर का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से, ये एक पुंकेसर की संरचना है। इसमें ये क्या है? ये क्या है? पुमंग है। और पुमंग को जोड़ने के लिए ये कनेक्टिव है जिसको संयोजक बोलते हैं, संयोजक बोलते हैं। और ये क्या है? फिलामेंट है, तंतु है, इसको पुतंतु भी बोलते हैं। तो ये भी चित्र इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये या ये कोई एक इंपॉर्टेंट है। पक्का? आगे बढ़ें। ओके, चलिए अब बीज के निर्माण की प्रक्रिया, कैसे बीज का निर्माण होता है जरा ध्यान से देखिएगा। परागकोश में उत्पन्न परागकण, परागकोश क्या? ये परागकोश है। इसमें उत्पन्न होता है कौन? परागकण। हवा और पानी तथा जंतु द्वारा फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और पहुंचने की यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। पक्की बात है। पक्की बात है। एक होता है, देखिए परागण दो तरह का होता है, एक होता है स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण का मतलब क्या है? कि उसी फूल के वर्तिकाग्र पर उसी फूल का परागकण अगर जाए तो उसको स्वपरागण कहेंगे। लेकिन अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पुष्प का परागकण जाए तो उसे परपरागण कहते हैं। बात खत्म। ठीक है।
परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए किसी भी विधि के द्वारा यहां पर परागकण पहुंच गया, ठीक है, मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, तो यहां से एक ट्यूब के रूप में ये नीचे उतरता है इस प्रकार से। और यहां पे क्या होता है, अभी बताया अंडाशय जिसके अंदर बीजांड होता है, तो उस बीजांड के अंदर ये ट्यूब इंटर करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, इस प्रकार से पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। यहीं पे ये नर युग्मक आ रहा है, यहाँ पे मादा युग्मक होता है, दोनों का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है, वहीं पर बीज का निर्माण हो जाएगा। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, सारे भाग झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बढ़ेंगे आगे की ओर। अब ये दिखाया है बना के, जो मैंने चित्र आपको वहां बनाया वही चित्र यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब मानव में प्रजनन, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये लेकिन कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, पक्की बात है, ओके। चलिए, मानव में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता का मतलब क्या है, जीवन का वह काल जब नर शुक्राणु तथा मादा अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की इस अवधि को यवनारंभ कहते हैं। यवनारंभ टीन एज की कहानी है, टीन एज की कहानी है। आगे यवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, किशोरों में एक समान काख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, ठीक है, ये दोनों में होता है, चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, दोनों में ये चेंजेस होते हैं। त्वचा का तैलीय होना व मुहासों का निकलना, चेहरे पे मुहासे आते हैं, उनका निकलना, ये यौनारंभ का संकेत है। अब स्पेशल अगर बात करें गर्ल्स की, फीमेल्स की, तो लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो बताया गया क्या परिवर्तन, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगना, रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मैं एमसी के नाम से भी जाना जाता है, पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, रजोधर्म, मासिक धर्म, किसी भी नाम से जानिए, उनका प्रारंभ होना, ठीक है। लड़कों में क्या परिवर्तन है, तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना, है ना, आवाज का भारी होना। महिलाओं में क्या है, आवाज का पतला होना, ठीक है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो गई है, बॉडी मैच्योर हो रही है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे की ओर। अब नरजनन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये नरजनन तंत्र की कहानी है, तो इसमें वृषण होता है, वृषण जोड़ी में होता है, यानी संख्या में 2 होता है, जो कि वृषण कोष में पाया जाता है। यह शरीर से बाहर होता है, क्यों, ताकि तापमान नियंत्रित रख सके। बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर वृषण कोश में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नर युग्मक शुक्राणु यही वृषण में बनते हैं। वृषण में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उनसे टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। उसका काम क्या है, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, कितना बनना चाहिए, टेस्टोस्टेरॉन बताता है। लड़कों में यौनारंभ, यौनावस्था का परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, शोल्डर का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछों का आना, ये सारे संकेत हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आती है शुक्रवाहिनी, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। वृषण से, देखिए ये वृषण है सपोज करिए, ठीक है, तो यहां से एक ट्यूब निकलती है और ये ऊपर की ओर इस प्रकार से जाती है। यहां पर प्रेजेंट होता है कौन सा, यहां पर प्रेजेंट है मान लीजिए मूत्राशय, तो मूत्राशय से ये ओवरलैप करते हुए यहां से इसमें प्रवेश करती है और ये आगे इस प्रकार से बढ़ती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको, ये जो ट्यूब आ रही है इसी को बोला गया क्या, शुक्रवाहिनी बोला गया। शुक्राणुओं से वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग बता ही दिया, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर ले जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ शिशन तक जाता है ये। संबंधित ग्रंथियां, कुछ ग्रंथियां इसमें और अपना रोल दिखाती हैं। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं भैया, तो ये बताया गया, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनिका में डालती हैं, इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है, शुक्राणु तरल माध्यम लिक्विड अवस्था में आ जाता है। आगे क्या लिखा, इस माध्यम में उन्हें पोषण प्रदान करता है,
यानी शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत है, वो कहाँ मिलेगा? तो इन्हीं ग्रंथियों में मिलता है। उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य कहलाता है। इंग्लिश वाले इसी को स्पर्म के नाम से जानते हैं। ये नर जनन तंत्र का फिगर है, चित्र है, ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया है। यहाँ पे अंडकोश है, यानी यहाँ पर टेस्टिस है और टेस्टिस से ये ट्यूब निकल रही है, यहाँ पर होकर के मूत्राशय के पास से ये इस प्रकार से आगे शीशन में चली जाती है। पक्का? ओके, बढ़ेंगे आगे की ओर। अब बात कर लेते हैं मादा जनन तंत्र की। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि अंडाशय होता है, मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय की संख्या कितनी? 2, यानी एक जोड़ी। कहाँ होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा में, ठीक है, ओके। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड बन जाते हैं। यानी जब कोई लड़की अपने माँ के गर्भ के अंदर होती है तभी उसके अंदर ढेर सारे अंडाणु का निर्माण हो जाता है, लेकिन वो अपरिपक्व अवस्था में रहती है। पक्की बात है? ओके। यौनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जब यौनारंभ आती है, जब यौनारंभ की क्रिया होती है तब ज्यादातर अंडाणु क्या होते हैं? ज्यादातर अंडाणु क्या होते हैं? डेड कर जाते हैं और उसमें से कुछ अंडाणु ही क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो पाते हैं, जो आगे आगे अंड कोशिका के रूप में बदलते हैं। ठीक है भैया, बढ़ेंगे आगे की ओर। अब ये दिखाया है कि 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक महीने अंड उत्पन्न होता है। 2 अंडवाहिनी होती है, 2 अंडाशय होते हैं, तो दोनों अंडाशय में से प्रत्येक महीने अलग अलग महीने में, जैसे इस महीने मान लीजिए इस अंड से एग बना तो अगले महीने इस अंडाशय से एग यानी कि अंड कोशिका बनेगी। अलग अलग चलता है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी उत्पन्न करता है, यानी 2 हार्मोन ये रिलीज करता है। अंडवाहिनी, ये जो आपको ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब का नाम क्या है? अंडवाहिनी है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है, ये गर्भाशय है, ठीक है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है, इस ट्यूब के अंदर होता है, और जिस जगह पे होता है इसको स्थमस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्थमस, यानी स्थमस के भाग में ही अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका मिलती है। पक्की बात है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहां पर शिशु का विकास होता है, जिसे बच्चेदानी या गर्भाशय के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वाले इसे यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं, ठीक है। एक एक चीज कॉपी में नोट करते चलना, थोड़ा फास्ट है लेकिन बहुत काम की चीज है। बढ़ेंगे आगे। ये नर जनन तंत्र का मादा जनन तंत्र का फिगर है, देख लीजिएगा इसको। आगे क्या है? जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। यानी जब स्पर्म सेल एग सेल दोनों मिल जाएगी तो वो क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा, यानी युग्मनज बना लेगा, जो गर्भाशय में रोपित होता है, गर्भाशय से चिपक जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। यानी युग्मनज परिवर्तित होगा किसमें? भ्रूण में। अब यहीं से प्लेसेंटा का विकास हुआ। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। इसका मुख्य काम, कई बार पूछा गया है, मुख्य काम प्लेसेंटा का कार्य क्या है? पूछा गया है। मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। दूसरी बात, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी कौन करता है? यही करता है, यानी प्लेसेंटा करता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। मानव गर्भकाल कितना होता है? लगभग 9 महीने का होता है, लगभग 9 महीने का गर्भकाल होता है, ठीक है। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। अब आगे क्या लिखा है भैया? जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या है भैया? इसकी कहानी जरा ढूंढ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, लेकिन जब अंड निषेचित नहीं होगा तो गर्भाशय की भित्ति मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण को विकसित करने के लिए जरूरी है। आगे क्या लिखा है? यदि निषेचित
नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती और ये धीरे धीरे परत बाई परत टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, रक्त और एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है। उसी को रजोधर्म कहा जाता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ऋजुस्राव, रजोधर्म आदि के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय अंड का उत्पन्न करना बंद कर देता है। ठीक है, फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। मीनोपॉज इंग्लिश में कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है। किस उम्र में? 40 से 50 साल की उम्र में। आगे, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका निराकरण, है ना। जो भी जनन से संबंधित बीमारियां हैं वो ना होने पाए, इसके लिए जनन स्वास्थ्य नामक टॉपिक दिया गया है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन से संबंधित आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना है। रोगों का लैंगिक संचरण यानी एसटीडीज। एसटीडीज का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित रोग है गोनोरिया और सिफिलिस। नोट करो, पूछा गया है गोनोरिया और सिफिलिस। अगला है विषाणु जनित रोग, जिसे मस्सा कहते हैं, वॉट्स डिजीज, एचआईवी, एड्स। अब कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव है, कंडोम का यूज करके। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है, और इसके लिए बहुत बेहतरीन सी एक मेडिसिन आती है सहेली के नाम से, है ना। इसको ICAR नहीं, CDRI एक संस्था है, लखनऊ की एक ब्रांच है जिसका नाम है CDRI लखनऊ। इस मेडिसिन बनाने की एक कंपनी है, इस कंपनी में इसका निर्माण किया जाता है। सही है, ओके। चलिए बढ़ेंगे आगे। गर्भरोधन के प्रकार। यांत्रिक गर्भरोधन, यांत्रिक गर्भरोधन का मतलब सर्जिकल इसको बोल सकते हैं, सर्जरी के द्वारा, जिसको नसबंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिशन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, रासायनिक तकनीकी, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है। ठीक है, इसके अन्य विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। हो सकता है जो महिला ऐसा भी ना चाह रही हो, बाद में कभी उसकी इच्छा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो पूरी तरीके से बांझ भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? IUCD, ये सब तरीके हैं जिनको IVF कहते हैं। IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की क्रिया। ठीक है, ये सारी बातें भी इसमें बताई गई हैं, ध्यान से सुन लीजिए, काम की चीज़ें हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। इंट्रा यूटेराइन कॉन्सेप्टिव डिवाइसेस, लूप या कॉपर टी का यूज करके भी गर्भधारण से रोका जा सकता है। नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिनियाँ को काट दिया जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में अंडवाहिनी को काट दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध करके अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। भ्रूण हत्या तथा लिंग भ्रूण निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। आजकल आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो लिखा रहता है लिंग की जांच करना एक कानूनी अपराध है, और इसके लिए उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, और डॉक्टर सहित जो व्यक्ति ये जानना चाहता है दोनों की कारावास हो सकती है। ठीक है, इसमें अब क्या बातें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करनी है। सबसे पहला, अलैंगिक जनन को तो कुछ भी नहीं छोड़ना, अलैंगिक जनन पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए। और पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपको तैयार करनी है, परागण। परागण क्या है? स्वपरागण, स्वपरागण के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास, बहुत ही शानदार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, एक अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार, लव यू ऑल, बाय बाय।